बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे विषय हैं जो परेशानी की वजह बन चुके हैं। देखिए, बॉलीवुड में एक हिट का इंतजार, विराट कोहली का क्रिकेटिंग फॉर्म जो है लाचार, और जब जब मोदी जी पहुंचते हैं चेन्नई तो होती है गो बैक मोदी की हाहाकार। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे चेन्नई 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड का उद्घाटन करने के लिए। ठीक भी है भाई, राजनीति के शतरंज में ग्रैंड मास्टर तो वही है। लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम वहां? ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने 5 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके रखी है। 22,000 सिक्योरिटी पर्सनल तैनात करके रखे हैं। सेक्शन 144 लागू। इसका मतलब है कि भीड़ जमा नहीं हो सकती है। ड्रोन उड़ाना मना है। काला बैलून अगर उड़ा दिया तो सीधे UAPA अंदर। तो सवाल है भाई, अपने ही देश के प्रधानमंत्री है, इतनी सिक्योरिटी क्यों? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ मुझे नहीं हो रही है, तकलीफ तमिलनाडु की जनता को है लगता है, जिन्होंने गो बैक मोदी जोर शोर से ट्विटर पर फिर से ट्रेंड कर दिया। हर बार आते हैं, हर बार वो ट्रेंड कराते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखे बयान जो हम मीडिया में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि गो बैक मोदी के नारे देश के दूसरे जगहों पर नहीं लगी है, लेकिन साउथ इंडिया और खासकर की तमिलनाडु में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना हो, प्रधानमंत्री की इमेज को कोई ठेस ना पहुंचे, इसीलिए ये सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। लेकिन जहां नॉर्थ इंडिया में प्रधानमंत्री कहीं भी गाड़ी रोक कर लोगों से गले मिल सकते हैं, जहां उनका आना एक उत्साह होता है, एक फेस्टिवल बन जाता है, वहीं साउथ में इतना सौतेला व्यवहार क्यों? वो जानेंगे आज के एपिसोड में कि क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे शक्तिशाली पार्टी होने के बावजूद साउथ में अभी भी ना वो बीजेपी के भारी पड़ता है वहां, और क्यों आने वाले 2 सालों में बीजेपी साउथ इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है। भाई 2024 में अगर अपना सपना पूरा करना है तो साउथ इंडिया को जीतना होगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। साल की शुरुआत में एक इंटरव्यू में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, उसकी अगर टोटल स्ट्रेंथ आप लोकसभा में आप मिला लो तो लगभग 200 सीट आपको मिलेंगे। वहां बीजेपी अपने सबसे अच्छे समय में भी 50 से ज्यादा सीट नहीं ला पाई है। इसीलिए अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को इन स्टेट्स पे अपना प्रेजेंस मजबूत करना होगा। वैसे मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि डाइस में 7 का आंकड़ा आ सकता है, धाकड़ पिक्चर हिट हो सकती है, पर कांग्रेस की प्रेजेंस कहीं भी मजबूत होगी अगले इलेक्शन से पहले, यह मानना थोड़ा सा कठिन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्रशांत किशोर की बात कांग्रेस माने या ना माने, बीजेपी जरूर मानती है। अगर इन स्टेट्स की बात करें तो देखिए, बिहार में बीजेपी एक कोalition गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बना चुकी थी लास्ट असेंबली इलेक्शन के बाद। आज बीजेपी बिहार की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो काम वहां जारी है। वेस्ट बंगाल में मजाक उड़ाया जाता है बीजेपी का बहुत, लेकिन वहां परफॉर्मेंस उनकी बहुत ताबड़तोड़ बढ़ी है। 0 से लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन चुकी है बहुत ही कम टाइम में। ममता बनर्जी को 30 साल लग गए थे लेफ्ट फ्रंट को हटाने में। उड़ीसा में बीजेडी के साथ बीजेपी के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में बीजेपी की पोजीशन हिस्टोरिकली खराब रही है और कोई इमीडिएट फ्यूचर में बेटर होती दिख नहीं रही है। इनफैक्ट इन स्टेट्स के अलावा अगर हम अंडमान निकोबार, कर्नाटका, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को भी जोड़ देते हैं तो साउथ के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का कुल लोकसभा टोटल बनता है अबाउट 132 के आसपास, और बीजेपी को लास्ट लोकसभा इलेक्शन में यहां सिर्फ 29 सीट्स मिले थे। और अगर आप कर्नाटका को हटा दो तो बीजेपी को शायद कोई सीरियस कंटेंडर भी नहीं मानता है दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। क्या है वजह कि बीजेपी की इतनी मेहनत, इतनी चाणक्य नीति के बाद भी साउथ में अपनी पोजीशन वो नहीं बना पाए हैं? और क्यों हर इलेक्शन में कर्नाटका को छोड़कर साउथ में इस तरीके से बीजेपी को वो इग्नोर करते हैं जैसे बीजेपी आडवाणी जी को इग्नोर करती है इतने सालों से? इतने साल बाद भी, देश में अपना डंका बजवाने के बाद भी आज भी मोदी गो बैक के नारे क्यों सुनना पड़ता है इतना साउथ इंडिया में? और बीजेपी के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल क्यों है सदर्न स्टेट्स? देखिए, 8 वजह तो हमने ढूंढ निकाले हैं जिसके चलते बीजेपी की चाणक्य नीति यहां फेल होती है। इसके बाद भी अगर और कोई वजह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण डिवाइड एंड रूल, अस वर्सेस देम खतरे में है। यह पॉलिटिक्स का ग्लोबल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के चलते ट्रंप और बोरिस जॉनसन जैसे दिग्गज नेता भी सत्ता में आए। इसी फॉर्मूला को 2AB करते हुए हम प्राचीन इतिहास में घुस गए और आज आधा देश औरंगजेब से जवाब मांग रहा है, उसकी क्रूरता और कठोरता का बदला लेना चाहता है, उसके ऊपर UAPA के तहत उसको तिहाड़ में बंद करना चाहता है।
लेकिन साउथ में मुगलों के खिलाफ उतनी नफरत नहीं है जितना नॉर्थ में है। ये डीप साउथ में वो तो औरंगजेब भी ज्यादा नहीं घुस पाया था, शायद इसीलिए उतना ओपोजिशन नहीं है। तो लेकिन बहरहाल जो फॉर्मूला नॉर्थ में खूब आसानी से चलता है, सस्ते में चलता है, नफरत के नाम पर वोट मांगना, वो साउथ में कंगना हो चुका है। मेरे मतलब वो साउथ में फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। तो ये सब कपड़ों से पहचानना 80-20 साउथ में सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर ज्यादा पुश करोगे तो खतरे में तो कोई इंसान भी जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो। আমি যদি এক্ষুনি বাংলাতে কথা বলতে শুরু করে দিই তখন তোমরা বলবে কি করছে ছেলেটা, হ্যাঁ তোমরা বন্ধ করে चले যাবে। मैं कह रहा हूं कि मैं बंगाली में अगर ये एपिसोड करना शुरू कर दूं तो आप लोग कहोगे है ये क्या हो गया, आप लोग नहीं शायद सुनोगे। तो जैसे बांग्ला मेरी मातृभाषा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं अपने मदर टंग को, हिंदी उतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरी कर्म भाषा है। उस चैनल उस लैंग्वेज से ये चैनल चलता है। और मैं इंग्लिश को भी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मैंने सालों तक इंग्लिश में न्यूज एंकरिंग की थी। तो सारे भाषाओं का आदर हम यहां करते हैं देशभक्त पर। लेकिन बीजेपी ने बार बार यह प्रयास किया है और बार बार इस चीज को घोटने की कोशिश की है कि देश में एक सर्वश्रेष्ठ लैंग्वेज होना चाहिए, एक लिंक लैंग्वेज होना चाहिए, देश में वन नेशन वन लैंग्वेज होना चाहिए। और इस हिंदी की प्राथमिकता को लेकर बार बार बीजेपी ने बयानबाजी की है। और अब तो उनके अपने प्यारे सेलिब्रिटीज भी हिंदी का प्रवचन देते हैं, बताते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदी बाकी लैंग्वेजेस से कितनी सुपीरियर है। तो बीजेपी को साउथ स्टेट्स में बहुत नुकसान पहुंचा है इस एटीट्यूड से, क्योंकि इस हिंदी के प्राइमेसी को देखा जाता है एज एन इंसल्ट, एक अपमान माना जाता है उनके आइडेंटिटी के खिलाफ। हाल ही में बीजेपी को अपना वन नेशन वन लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट्स ठंडे बस्ते में डालने पड़े क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के किसी भी प्लान से, किसी भी बात से साउथ इंडिया उत्तेजित हो जाती है। साउथ में बाय द वे मैक्सिमम सीट्स की अगर किसी स्टेट्स में है, माने लोकसभा सीट अगर किसी स्टेट में है तो वो तमिलनाडु में है 39, बट इसके बाद भी वो यूपी और बिहार से बहुत कम है। इसीलिए सुप्रीम लीडर भाई वहां फोकस ज्यादा नहीं कर पाते हैं, वहां कैंपेनिंग नहीं कर पाते हैं जितना वो यूपी और बिहार में कैंपेनिंग करते हैं। उतना मार्केटिंग नहीं हो पाता है जितना यूपी बिहार और हमारे हिंदी हार्टलैंड में होता है। देखिए जितना दिमाग बीजेपी ने महाराष्ट्र के 48 सीट्स में लगाया, अगर वो मेहनत वो कभी साउथ के स्टेट्स में कर दे तो पता नहीं क्या हो जाए। आने वाले महीनों में यह भी मालूम चलेगा होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका क्या करोगे? लिटरेसी, इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट होने का भी शायद बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है साउथ इंडिया में। कोई जुमले में नहीं फंसता है, सीधे सवाल पूछ लेता है, ना 15 लाख वाली बात में वो आते हैं और ना अच्छे दिन के वो चक्कर में पड़ते हैं और दिन भर वही एंटी नेशनल बातें हैं, पेट्रोल प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्लेशन है, इन सब सवालों से सरकार को घेरते हैं। एडिटर, डराने की कोशिश मत कर मुझे। तो मैं नहीं कह रहा हूं ये सारी चीजें, मैंने ये सारी चीजें नहीं कही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी के इकलौते एमएलए फ्रॉम केरला श्री राजगोपाल खुद कह रहे हैं 90% एजुकेटेड पॉपुलेशन है केरला में। ये उनके लिए एक समस्या है। लोग बहस करते हैं, सवाल पूछते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। 5वां प्रॉब्लम, भाई बड़ा लीडर कोई नहीं है। तेजस्वी सूर्या को छोड़कर बीजेपी लगभग किसी भी लोकल लीडर को प्रमोट नहीं करता है नेशनल लेवल पर। उन्हें भी साउथ में तेजस्वी जैसा कोई और लीडर मिल नहीं रहा है जो उनकी भाषा बोले, जो लोगों को खतरे का एहसास दे। तो डर का माहौल बनाने वाला और भी उनको लीडर चाहिए, तभी तो बनेगा कनेक्शन। अभी कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं बन रहा है। और लीडर को छोड़कर एक और चीज जो किसी भी पार्टी को बनाती है और बिगाड़ती है वो है मीडिया पावर। सरकार का सबसे बड़ा जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता है, गोदी मीडिया। और आप देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, अंग्रेजी में देख लीजिए, कितना सारा गोदी मीडिया है। कुछ भी लेकिन यही कुछ भी नहीं हो रहा है रीजनल लैंग्वेज में। आप बताइए रीजनल लैंग्वेज में साउथ में ऐसे कैसे गोदी एंकर्स का नाम आप ले सकते हैं। इसीलिए एजेंडा फैलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए साउथ में नैनो चिप का सीक्रेट कॉन्सेप्ट भी अभी तक पहुंचा ही नहीं है। वहां तो कोई नहीं ढूंढ रहा था साउथ में नैनो चिप। तो डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है जिसने पूरे देश को हिला के रखा है, वो साउथ में कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाया है।
और जहां रही मीडिया की बात, तो थोड़ा सेलिब्रिटी पावर की भी बात कर लेते हैं। कंगना, अनुपम खेर, अक्षय जैसे बीजेपी का साउथ में कोई सगा नहीं है जितना बॉलीवुड में इनके पास है। इंडिया में सेलिब्रिटी इंफ्लुएंस बहुत बड़ी चीज होती है। इनके चक्कर में पान मसाला बेचे जाते हैं, सिगरेट बेचे जाता है, कुछ भी बेचा जा सकता है, तो वोट्स भी बेचे जाते हैं। पर ऐसा लगता है कि साउथ में इनकी बातों में कोई नहीं आता है। तभी तो सिद्धार्थ, प्रकाश राज जैसे फेमस सेलिब्रिटीज भी बीजेपी के खिलाफ खुल के बोलते हैं। अजीत और रजनीकांत जैसे बड़े एक्टर्स भी कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाते हैं बीजेपी की तरफ। कुछ और स्टार्स हैं जो सपोर्ट करने ना करने से अच्छा ज्यादा अपने आप को खामोश रखते हैं। और फाइनली इतिहास की बात कर लेते हैं। बीजेपी हमेशा सावरकर या इवन पटेल का नाम लेके राजनीति करती है, वोट मांगती है, यह दिखाती है कि वो उनके नेशनलिस्ट पच्चिन्नों पर चल रहे हैं। पर कभी भी उन्होंने पेरियार या बासवन्ना जैसे लीडर्स का नाम नहीं लिया है, उनको पॉपुलर करने की कोशिश या उनको फॉलो करने की बात नहीं की है। जो जनता पेरियार से कनेक्ट करती है उस पर सावरकर की अचीवमेंट का ज्यादा असर नहीं होने वाला है। शायद इसी कारण कर्नाटका को छोड़ बीजेपी में सदर्न स्टेट्स पर वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन यह समझने की गलती मत करिएगा कि कोशिश बीजेपी ने नहीं की है। कोशिश तो तगड़ी की है और चल रहा है वो कोशिश। जहां वो आंध्र प्रदेश में पसमंदा मुस्लिम्स के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, तेलंगाना में केसीआर के परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, कर्नाटका में लिंगायत वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, तमिलनाडु जहां सेलिब्रिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहां पॉलिटिकल प्रेजेंस रजनीकांत वगैरह को अप्रोच किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, साउथ के वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए उन्होंने इस बार अपने राज्यसभा में 4 नॉमिनेशंस डाली हैं। और वो कौन थे? वो बाहुबली और आरआरआर के राइटर आंध्र प्रदेश के वी विजेंद्र प्रसाद थे, फेमस म्यूजिक कंपोजर तमिलनाडु के इलैयाराजा, कर्नाटका के धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े और अपनी तेज रनिंग से इंडिया का नाम रोशन करने वाली पीटी उषा, जो कि टेक्निकली है केरला से। तो इस नॉमिनेशन में भी आप क्लियर देख सकते हो कि क्या मैसेजिंग हो रहा है। तो हल्के में तो कभी लेना नहीं चाहिए बीजेपी को। याद रखिए, हमेशा बीजेपी को एक नॉर्थ पार्टी माना जाता था। वो आज नॉर्थ पार्टी पूरा नॉर्थ ईस्ट में घुस के बैठी हुई है, अपना वर्चस्व एस्टैब्लिश किया है, ऑब्वियसली वहां के पॉइंट्स पर्सन हेमंत बिस्वा को लेकर। तो क्या साउथ में भी हेमंत बिस्वा की तरह कोई एक पॉइंट्स पर्सन बनेगा, बाहर से होगा, या उन्हीं का कोई होगा जो ऊपर आकर एक पॉइंट्स पर्सन बनेगा जो बीजेपी को साउथ की तरफ ले जाएगा? यह काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है। अगला इलेक्शन कर्नाटका और उसके बाद तेलंगाना। टीआरएस एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी डील कर रही है और बीजेपी ने वहां भी भांप लिया है। कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस की हालत इतनी खराब। तो क्या कर्नाटका और तेलंगाना पर बीजेपी कूच कर सकती है? क्योंकि साउथ को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी को अपना सपना पूरा करना है ऑफ 400 पार, तो साउथ इंडिया को करना होगा अपने साथ। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।